नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, जनस्वराज जो है अब दलितों का मुद्दा भी लेके आगे बढ़ रहा है। देखिए, एक तरफ प्रशांत किशोर जो है वो जाति और पाति से हटकर जो है वो राजनीति करने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन अब जनस्वराज जो है दलितों पर हो रहे जिस तरीके से अत्याचार थे, बीते कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार के द्वारा भीम संवाद कार्यक्रम किया गया। इस दौरान तमाम दलितों को एकजुट किया गया, एक मंच पर लाया गया। इसके बाद जो है चर्चाएं बिहार में तेज हो गई। वहीं नीतीश कुमार पर भी जनस्वराज के तमाम जो नेता हैं वो अब हमलावर हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जनस्वराज के नेता, एक बार आप सुनें। जनस्वराज के कार्यालय में आप बिहार के तमाम अनुसंधानपरक और संघर्षशील पत्रकार साथियों का अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। राज्य की सरकार ने, मेरा नाम सैयद मसीहुद्दीन है, मैं प्रवक्ता हूं और हमारे तरफ माए श्री अमित पास प्रोफेसर एडवोकेट हैं पटना हाईकोर्ट, अमित पासवान जी, ये भी हमारे मीडिया पैनल के साथी हैं। तो हम लोग आज आपको कष्ट दे रहे हैं कि राज्य की सरकार ने कहा है कि वो 60,000 टोलों में दलितों के लिए उसको विकास करेगी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी। वही हम उसी को काउंटर करने के लिए आए हैं कि राज्य सरकार ने, जब श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने 2005 में, उसके तुरंत बाद उन्होंने घोषणा की थी कि राज्य के जो बिहार सरकार की जो भूमि है उसमें अनुसूचित जाति के लोगों को और अत्यंत पिछड़ी जाति के भी लोगों को 3 डिसमिल ज़मीन देंगे हम। आगे जहाँ जिस ग्राम पंचायत में, जिस गांव में ज़मीन उपलब्ध नहीं होगी तो वहाँ के रैयतों की निजी ज़मीन बाज़ार मूल्य पर ख़रीद करके हम उनको उपलब्ध कराएंगे। तो आप देख लीजिए कि पूरे बिहार में कितनी ज़मीन राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई है। तो ये जो जिस समाज की बात कर रहे हैं सरकार कर रही है, या हम लोग जिस समाज के लिए बैठे हैं, उनके लिए इस सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। 20 सालों में इस सरकार ने ना ज़मीन उपलब्ध कराया, ना उनके मकान हैं, और जो पहले जो इंदिरा आवास था, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके नाम पर जो भी मकान बन रहे हैं उसमें 50% से ज़्यादा राशि खा ली जाती है। तो इन सब हमारा जनस्वराज का अम्बेडकर संवाद कार्यक्रम है, उसमें हमारे नेता ने सारे बात बताए हैं। हमारे मित्र अमित पासवान जी आपको संबोधित करेंगे उन बातों पे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद। और हमारे मित्र बड़े भाई मसीहुद्दीन साहब ने अपनी बात को रखा। जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह के अवसर पर उन्होंने कई तरह की घोषणाएं की, मैं सबसे पहले स्पष्ट तौर पे ये कहूं कि जो उनका कार्यक्रम रहा, आप लोग उस कार्यक्रम का हिस्सा भी रहे। उस कार्यक्रम जो आप देखते हों कि उसमें ज़्यादातर उनके पार्टी के लोग कम रहते हैं, और गांव से जो बुलाए हैं लोग वह टोला सेवक और आपके जो मित्र, उसका क्या कहते हैं, गांव के जो हमारे विकास मित्र, बीडीओ और सीओ के द्वारा प्रत्येक प्रखंडों में जितने भी उसके संपर्क में टोला सेवक और विकास मित्र हैं, उनके द्वारा सभी लोगों को डरा धमकाकर बीडीओ के द्वारा, और कहा गया कि अधिक से अधिक संख्या में बापू सभागार में जुटे, और वहाँ जो है उनका कार्यक्रम हुआ। तो इस तरह से आप समझिए कि जितने भी आप देखते हो कि जीविका दीदी है, तो जीविका दीदी समाज में एक बहुत बड़े, हर गांव में हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो उसका कार्य करने का शैली बहुत अच्छा है, अपने आप में कोऑपरेटिव बना के एक डेवलपमेंट का कार्य करती है। लेकिन जीविका दीदियों के साथ ही आप देखते हो कि महिला संवाद का कार्यक्रम, सरकारी स्तर पर जो भी कार्यक्रम होता है, प्राइवेट उनके जदयू का जो भी कार्यक्रम होता है, उसमें सरकारी सहयोग लेकर जो है अपना पार्टी का कार्यक्रम जो है कि सफल करवाने का काम करते हैं। यह जो है कि देखने की बात है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हम लोग बैठे हैं, जो आज माननीय नीतीश कुमार जी का लगातार दलितों पर वह हितैषी बनने का जो काम कर रहे हैं, दलितों के लिए लोक लुभावन जिस तरह से उन्होंने घोषणा करने का काम कर रहे हैं, मैं स्पष्ट बता दूं, उनसे मेरा निवेदन यही है कि अगर आप दलितों के हितैषी हैं तो दलितों का जो सीट है, दलितों जैसे जनस्वराज पार्टी ने स्पष्ट कहा, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, सिर्फ इस चीज़ को आप कर दीजिए। दूसरी बात, हमारे साथी सही बताए आपको कि जो आपका
प्रत्येक भूमिहीन परिवार, दलित परिवार को 3 डिसमिल ज़मीन देने का प्रावधान है। आज तक जिनको आप पर्चा भी दिए उनको ज़मीन उपलब्ध नहीं कराया गया, जिनको ज़मीन दिए उसको पर्चा नहीं, जिसको पर्चा दिए उसको ज़मीन नहीं। तो इस तरह का अभी हमारे जितने भी दलित परिवार के लोग हैं, आप देखते होंगे कहीं न कहीं भींड पे बसा हुआ है, कहीं न कहीं चिरारी पे बसा हुआ है। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि वैसे लोग को आप सर्वेक्षित कीजिए, उसको सर्वे करके आप वैसे लोग, अभी इंदिरा आवास की जो बनाने की बात हो रही है, सारे लोग को इस तरह का कागजात मांगा जा रहा है कि उसके पास ज़मीन का कागजात ही नहीं है। इंदिरा आवास कहाँ से बनेगा? आज देख रहे हैं कि इंदिरा आवास के नाम पर गांव-गांव में जो है एक एक गरीब मजदूर किसान से जो है, जो भी शोषित पीड़ित लोग हैं, उनसे 10,000 से लेकर 50,000 रुपया तक के वसूला जा रहा है। तो जो इनका योजना चल रहा है गांव स्तर पर पहुंच नहीं रहा है। छात्रवृत्ति के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है, 1 साल 2 साल पीछे होते जा रहा है, समय पर इनका कोई काम रूटीनबद्ध तरीके से नहीं हो रहा है। आप जितने भी लोन की बात करें, लघु उद्योग की बात करें, तो जिस तरह से दलितों को यह लोन उपलब्ध कराने की बात करते हैं, इस तरह का कागजात उनके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है कि सारे क्राइटेरिया में वो फेल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग यह देख रहे हैं कि उनका जो है कि सारा जो कार्य योजना है वह अक्षरशः ज़मीन पर नहीं पहुंच रहा है। और जहां तक की बात सौभाग्य से हम नालंदा के हैं, वह उनकी नालंदा की भूमि से आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी नालंदा की भूमि से आते हैं। हम देखते हैं लगातार मीडिया चैनलों में भी वह नालंदा का जिक्र करते हैं कि नालंदा में हमने ये किया, नालंदा में वो किया, नालंदा में जो डेवलपमेंट किया, नालंदा में जो विकास किया। मैं नालंदा की बात बताता हूँ, जिस पवित्र भूमि से हम आते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज नालंदा जो सूची में शामिल हुआ, आपका 2016 में शामिल हुआ। आप जोड़ लीजिए कि लगातार 9-10 साल बीत जाने के बावजूद आज नालंदा वहीं के वहीं धरा हुआ है। एक शौचालय तक वहाँ निर्माण नहीं हुआ, एक ईंट तक के जो है कि वहाँ जो है कि निर्माण नहीं हुआ। आप देशी विदेशी पर्यटक हजारों हजार लाखों की संख्या में प्रत्येक वर्ष वहाँ भ्रमण करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको टॉयलेट की वहाँ व्यवस्था नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, दोनों के भी डबल इंजन की सरकार है, भारत सरकार भी उनके साथ है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो अभी हम सबसे पहला निवेदन करना चाहें कि जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की गरिमा है, जो उस विश्वविद्यालय के बिहाफ में नालंदा विश्वविद्यालय जो आपका नालंदा राजगीर में जो चालू किया गया है, आपका उसका आप जानकारी होगा, जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी और अन्य कर्मचारी हैं, आउटसोर्स पर हैं। अब एक एक विद्यार्थी अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी थीसिस जमा करने में 2 से 3 वर्षों तक लगता है। अब 2 वर्षों में शिक्षक ही वहाँ चेंज हो जाते हैं। तो कई ऐसे वहाँ जो शिक्षक हैं वह रिसर्च कराने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा के स्तर में जो जितनी बड़ी दलितों के साथ खिलवाड़ किया गया है, बुनियादी सुविधा वह दलितों को नहीं मिल रहा है। आज गांव स्तर पर हम लोग देखते हैं कि गांव स्तर पर जो स्कूल है, खिचड़ी खिलाते हैं बच्चा को, बस खिचड़ी समय पर मिल जाए, यही बहुत बड़ा उनका कोरम है। एजुकेशन कहीं सही तरीके से दलितों को नहीं मिल रहा। हायर एजुकेशन में आप जाइए तो हायर एजुकेशन का हम लोग भुक्तभोगी हैं। आप लोग पहले देखे होंगे कि राजीव गांधी फेलोशिप, हम लोग भी उसका जो है कि उसके तहत जो रिसर्च किए, शोध करने का काम किए। राजीव गांधी फेलोशिप में जो भी हम लोग फॉर्म भरते थे, जो भी दलित परिवार के लोग इसमें फॉर्म भरते थे, उन्हें सिलेक्शन होता था। सिलेक्शन के बाद उसका सारे खर्च जो भी है, शोध का जो भी खर्च होता था वो मिलता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा, जो भी उसमें शोध कार्य में शामिल होगा वह फॉर्म वही व्यक्ति अप्लाई करेगा जिसका उम्र अगर शेड्यूल कास्ट के हैं तो 42 वर्ष होना चाहिए, अति पिछड़ा वर्ग से हैं तो 40 वर्ष होना चाहिए। पहले जो है उसमें कोई उम्र सीमा नहीं थी। इस तरह से समझिए कि आप 40 से 42 वर्ष लोग को शिक्षा अध्ययन करने में लग जाता है, कहीं ना कहीं अनेक तरह की तैयारियां करने में समय बीत जाता है। 42 वर्ष के बाद ही हम समझते हैं कि रिसर्च के लिए वह प्रिपेयर्ड हो पाते हैं। उस चीज़ को जो है भारत सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। प्रोफेसर की बहाली होती है, उसमें कोई उम्र सीमा नहीं है, 60 वर्ष के अंदर तक के बढ़ सकते हैं, लेकिन एक रिसर्च के लिए आपको जो है बाउंडेड कर दिया गया है। मौलाना अब्दुल कलाम जो है कि उनका जो एक अल्पसंख्यक का जो फेलोशिप चलता था, उसको भी जो है कि उसी तरह से बाउंडेड कर दिया गया है।
ताकि हायर एजुकेशन में दलित परिवार के लोग, माइनॉरिटी परिवार के लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो यह बहुत बड़ा इस तरह से हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दलितों को छला जा रहा है, दलितों को ठगा जा रहा है। नालंदा की बात और मैं बता दूं, जहाँ तक की बात है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ आप सीधा आप चलाइए, वह कहते हैं कि नालंदा में हमने ये किया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निर्माण किया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आदरणीय जौहर साहब का नेतृत्व में, निर्देशन में उसकी जो है कि वहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है कि स्थापना हुई थी। लेकिन उसमें जो किसानों से जो बात किया गया था, किसानों से हुआ था कि एक एक परिवार का जिसका जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है उसको नौकरी दिया जाएगा। आज एक भी परिवार को नौकरी नहीं दिया गया है। वह जो है कि वहाँ के सारे परिवार, सारे किसान लोग जिनको पाजन उसी पर निर्भर करता था, आज घर से बेघर हो चुका है। इसलिए वह माननीय नीतीश कुमार जी जब चुनाव आते हैं तो उनको सारा चीज़ दिखाई देता है। आप कहते हैं हॉस्पिटल खोल दिए, स्वास्थ्य के मामले में भी नालंदा में बहुत अच्छी काम किए। आप बिम्स में जाकर देख लीजिए, पावापुरी मेडिकल कॉलेज में जितने भी वहाँ कर्मी हैं आउटसोर्स पर हैं, उनका वेतन क्या मिल रहा है? 6,000 से 8,000, 12,000। अब बताइए कि किस तरह से वो सेवा दे पाएंगे। तो न अस्थायी डॉक्टर है, न अस्थायी वहाँ अन्य कर्मी हैं। तो इस तरह से छलावा कर रहे हैं। और जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारा खासकर वह क्षेत्र पड़ जाता है, राजीव विधानसभा क्षेत्र में आता है, हम लोग भेजते हैं अपने पेशेंट को, रात भर कराते रहता है। किसी तरह से हम लोग जाकर देखते हैं और उसको रेफ़र करवाने का काम करते हैं, उसे इलाज करवाने का काम करते हैं। तो जो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार करते हैं उस तरह से विधि व्यवस्था देने की आवश्यकता है। यही हम निवेदन करना चाहेंगे, यही बंधन करना चाहेंगे आप लोग से। हम मुखातिब आज होने का मुख्य कारण है, साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, दलितों के साथ जो शोषण किया जा रहा है, जमीन के नाम पर, छात्रवृत्ति के नाम पर, अन्य कार्यों के नाम पर वह सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। उसको अविलंब पूरा करने का काम करें भाई हमारे मसीहुद्दीन साहब। बिल्कुल आप देख सकते हैं, हम तो पहले हाँ बोलिए। तो हुआ है नहीं, मैं आपको हम उसी बात का हम आपको कह रहे हैं कि आप आरोप गलत लग रहा है ना। बिल्कुल आरोप गलत लग रहा है। आप नालंदा जाकर एक बार विजिट कीजिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बगल में आप जाके देख लीजिए। कभी फैमिली के साथ अगर जाते हैं तो आप घूमने जाइए और वहाँ देखिए कि किसी तरह का टॉयलेट की आवश्यकता हो तो टॉयलेट वहाँ मौजूद है या नहीं है, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह का डेवलपमेंट है, किस तरह का विकास है। आप जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, पावापुरी मेडिकल में आप एक फ़ोन किसी परिवार को और परिजन को एडमिट कराते हैं तो आप वहाँ जाके व्यवस्था अपनी देखिए कि किस तरह से उसके साथ ट्रीट हो रहा है, किस तरह से उसका इलाज हो रहा है। सिर्फ हमने पहले ही कहा कि खाना पूर्ति किया जा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, लेकिन वहाँ ज़मीन पर किसी तरह का कोई वर्क नहीं हुआ है। उन्होंने तवज्जो तो दिया, क्या तवज्जो? और दूसरे लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे क्या? अरे भाई रिजर्व सीट है तो वहाँ तो सबको देना है। सुनिए तो सवाल को पहले। जो स्थिति बन रही थी हम उस पर बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो वैल्यू दिया है, आप दलितों की बात आप कर रहे हैं, 10 की अगर 20 की बात करें तो कम सीट आने के बावजूद भी कई दलित को जो विधायक थे उनको मंत्री भी बनाए। उसमें एक अशोक चौधरी जी भी, महेश्वर हजारी जी भी हैं। तो फिर दलितों की बात को लेकर आप उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये इसका क्या मायने समझा जाए? देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्राउंड लेवल की बात किए। उन्होंने जिस तरह से घोषणा किया है, हम उस ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे आपने जो ज़मीन पे 3 डिसमिल ज़मीन का जो प्रावधान किया, आज कितने गरीब को ज़मीन मिला, कितने जो आप अभी हम चलिए नालंदा की बात करते हैं, बहुत सारा गांव आपको इंदिरा नगर से लेके लक्ष्मी नगर से लेके। मैंने सुना किस तरीके से जनस्वराज के नेता ने कहा कि दलितों का अपमान जो है नीतीश कुमार ने किया है। नालंदा की बात करते हैं, नालंदा के विकास की बात करते हैं, तो नालंदा का कितना विकास हुआ है वो आप देख रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।